आज तक गुजरात में सबसे पहले आज की सबसे बड़ी और अहम खबर। इंडिया टुडे सी वोटर ने लोकसभा चुनावों को लेकर गुजरात की जनता का मिजाज जाना और इस बार भी नतीजा पिछले 2 चुनावों की ही तरह आ रहा है। बीजेपी लगातार तीसरी बार गुजरात में क्लीन स्वीप करती हुई नजर आ रही है। यहां उसे बम्पर 62.1% वोट मिल सकते हैं। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन बनाकर चुनाव लड़ती भी है तो कामयाबी उससे दूर नजर आ रही है। हमारी इस खास रिपोर्ट को देखिए। इंडिया अलायंस सिर्फ 26% वोट शेयर तक सीमित है। लोग जो उनके अलायंस पार्टनर है, कांग्रेस छोड़ो यात्रा पर है सब। इंडिया टुडे और सी वोटर के संयुक्त सर्वे मूड ऑफ द नेशन के नतीजे पर कितनी भी बहस हो जाए, सर्वे के मुताबिक जनादेश बिल्कुल साफ है। लोकसभा चुनाव सिर पर हैं, तो एक बार फिर उससे पहले इंडिया टुडे सी वोटर ने देश के सभी 543 लोकसभा क्षेत्रों के लोगों से बातचीत की है। गुजरात के लोगों का क्या मूड है, ये भी सामने आ गया है। सर्वे का नतीजा बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी यहां क्लीन स्वीप करने जा रही है। जहां पिछले बीते 2 लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने राज्य की सभी 26 सीटों पर जीत हासिल की थी, वहीं इस बार फिर राज्य में बीजेपी पर जनता का विश्वास बना हुआ है। इस बार भी बीजेपी गुजरात की सभी 26 सीटें जीतती दिखाई दे रही है। इस बार गुजरात में बीजेपी का वोट शेयर 62.1% रह सकता है, जबकि कांग्रेस को 26.4% वोट पर संतोष करना पड़ सकता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और बाकी छोटे दलों को करीब 12% वोट मिल सकते हैं। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन की भी चर्चा है। ना तो पहले कुछ कर पाए थे, ना अभी कुछ कर पाएंगे। वहाँ की चर्चा बेकार है, इसलिए कि वहाँ की जनता ने जिस तरह से, अभी देखिए थोड़ा दिन पहले असेंबली का इलेक्शन हुआ था, वहां पर जिस तरह से वोट दिया है, 156 सीटें, 180 में से 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी, इनके पास क्या आया, इनकी झोली में मात्र 17 सीटें। असेंबली इलेक्शन में भी 63% वोट आया था और इस बार भी हमें उतना ही परसेंट वोट आएगा। हो सकता 75% भी वोट आया तो हमको आश्चर्य नहीं होगा, इसलिए कि वहां की जनता ने बिल्कुल देखा है जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, और मोदी जी के नेतृत्व में जो वहां पर जो पूरे गुजरात का जो विकास हुआ है वो सबके आंखों के सामने। और गुजरात की जो परिस्थिति है वहां पर कांग्रेस पार्टी का नया संगठन बना है, बहुत मजबूती से काम कहाँ दिख रहा है। शक्ति सिंह गोयल और उनकी तमाम सारी टीम बहुत अच्छे से काम कर रही है और हम साल से वहां पर और हम आशावादी हैं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा वहां से गुजरेगी। आप देखिएगा, गुजरात भी तेलंगाना बन सकता है, गुजरात भी कर्नाटका बन सकता है। इस देश के अंदर कुछ भी असंभव नहीं है। राजनीति किस वक्त किस करवट उठ बैठता है, सफरा जी, ये किसी ने देखा है। मूड ऑफ द नेशन के गुजरात के नतीजे पर गुजरात की राजनीति भी गरमाई हुई है। जहां बीजेपी खुश है, वहीं विपक्ष अभी गोलमोल जवाब दे रहा है। इंडिया टुडे मूड ऑफ द नेशन सर्वे ने फिर एक बार गुजरात में भाजपा को 62% से अधिक वोट मिलने का अनुमान दिया है। 26 की 26 लोकसभा बैठक जीतने का अनुमान दिया है। हम तो पहले से कह रहे थे, इस बार भी देश के वड़ा प्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब के नेतृत्व में, गुजरात में माननीय भूपेंद्र भाई पटेल साहब के नेतृत्व में 26 की 26 लोकसभा बैठक हम जीतने जा रहे हैं। कुल मिलकर तीसरी बार गुजरात में 26 की 26 लोकसभा सीट जीतकर माननीय नरेंद्र भाई मोदी साहब देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 2 सीट जीतने से लेके आज सरकार बनाने तक जो भारतीय जनता पार्टी ने सफर तय किया है, वैसा ही सफर तय आम आदमी पार्टी भी कर सकती है। ये भारतीय जनता पार्टी को भूलना नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी 2 सीट से आज सरकार बना सकती है तो दूसरी पार्टी भी बना सकती है। आज जो काम करने में भारतीय जनता पार्टी को 50 साल लग गए, जो काम करने में कांग्रेस को 150 साल लग गए, वो काम आम आदमी पार्टी ने सिर्फ 10 साल में करके दिखाया है। गुजरात के करीब महाराष्ट्र में हालांकि भाजपा का विजय सर्वे के मुताबिक रुकता दिख रहा है। यहाँ महाराष्ट्र विकास अघाड़ी यानी MVA गठबंधन बीजेपी से आगे निकल सकती है। गोवा में भी बीजेपी और कांग्रेस के बीच 50-50 का मुकाबला है। हिंदी बेल्ट की बात करें तो यूपी, MP, हिमाचल, उत्तराखंड और दिल्ली में भी बीजेपी ज्यादातर सीटें जीतती नजर आ रही है। लेकिन दक्षिण में विपक्ष का पलड़ा भारी है। कर्नाटक में बीजेपी जरूर अच्छा कर रही है। यहाँ बीजेपी गठबंधन को 26 सीटें मिलने का अनुमान है। तेलंगाना में भाजपा को 3 सीटें मिलने का अनुमान है, तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल में इसका खाता खुलता भी नहीं दिख रहा है।
सवाल है कि अगर सर्वे के नतीजे सही साबित हुए तो क्या बीजेपी अपने दम पर 370 सीट और एनडीए गठबंधन अब की बार 400 पार का आंकड़ा हासिल करने में कामयाब होगा? आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर निशाना साधा है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंचे राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ओबीसी जाति में नहीं पैदा हुए। उनकी जाति सामान्य वर्ग की थी, लेकिन इसे सन 2000 में बीजेपी सरकार ने ओबीसी वर्ग में डाल दिया। पीएम मोदी की जाति को लेकर राहुल गांधी के इस बयान को बीजेपी ने झूठा और भ्रामक करार दिया है। ये 24 घंटा कहते हैं मैं ओबीसी हूं। नरेंद्र मोदी जी, आप ओबीसी नहीं है, आप जनरल कास्ट के हैं। आपकी जात को ओबीसी 2000 में बनाया गया। पीएम मोदी के सरनेम पर पहले सियासी तूफान खड़ा कर चुके राहुल गांधी ने फिर से पीएम मोदी की जाति पर हमला बोला है। इस बार भ्रष्टाचार की जगह उन्होंने मुद्दा बनाया है सामाजिक न्याय का। जब राहुल गांधी की न्याय यात्रा गुरुवार को ओडिशा होते हुए छत्तीसगढ़ के रायगढ़ पहुंची। रायगढ़ के ग्राम रेगालपाली की सभा में इस बार राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम पर नहीं बल्कि जाति पर सवाल उठाते हुए जोरदार हमला बोला है। राहुल गांधी ने दावा किया कि पीएम मोदी खुद को ओबीसी बताते हैं, लेकिन उनकी जाति सामान्य वर्ग की है। गुजरात की बीजेपी सरकार ने उनकी जाति को सन 2000 में ओबीसी वर्ग में शामिल किया था। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। नरेंद्र मोदी जी की जो जात है वो मोद घांची जात है गुजरात में। ये जात 2000 में गुजरात सरकार ने ओबीसी घोषित की थी। ये 24 घंटा कहते हैं मैं ओबीसी हूं। नरेंद्र मोदी जी, आप ओबीसी नहीं है, आप जनरल कास्ट के हैं। आपकी जात को ओबीसी 2000 में बनाया गया, पहली बात। दूसरी बात, इस देश में दो जातें नहीं हैं। इस देश में अलग 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 हजारों जात हैं और हम जानना चाहते हैं कौन सी जात के कितने लोग हैं। इसीलिए जाति जनगणना करनी है। इसीलिए जाति जनगणना सामाजिक न्याय का पहला कदम है। दरअसल राहुल गांधी जाति जनगणना और सामाजिक न्याय को बार बार मुद्दा बना रही हैं। बीजेपी की हिंदुत्व पॉलिटिक्स के खिलाफ राहुल गांधी ने जाति को ही कांग्रेस का चुनावी मुद्दा बनाया है। यही वजह है कि वो जनता को बार बार इसकी याद दिला रहे हैं और इसके मायने समझाने में लगे हैं। 15% दलित है, 8% आदिवासी। कितने हुए? 222। बताओ, 50, 15 और 8 कितना हुआ? 73, 73। अगर 73% को कुछ मिलेगा नहीं, उनकी आवाज ना मीडिया में है, ना हिंदुस्तान के सबसे बड़े 200 कॉर्पोरेट में है, ना पीएमओ में है। इधर राहुल गांधी की जुबान से पीएम मोदी का नाम निकला तो उधर गुजरात बीजेपी के नेताओं ने एक साथ पलटवार किया। मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की संसद सदस्यता तक खारिज करा चुके पुरनेश मोदी और उनके साथियों ने राहुल के बयान को झूठा और भ्रामक करार दिया। हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है कि जब जब लोकसभा के चुनाव आते हैं उनके 2-4 महीने पहले इस तरह का झूठ फैलाया जाता है। वोट बैंक की राजनीति की जाती है, तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है। आज पूरा भारतवर्ष ने ये देखा है। इस टिप्पणी में मैं आज राहुल गांधी का जो वाक्य है उसको विरोध करता हूँ, कड़ा विरोध करता हूँ, क्योंकि मैं राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को कड़ी निंदा करता हूँ। सभी ओबीसी समाज के वर्ग के लोगों को उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। उनका इस तरह का बयान देना ये एक पॉलिटिकली बयान है। जिस तरह उन्होंने बात की है कि ओबीसी समाज में वो जन्म नहीं लिया। जब नरेंद्र भाई की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब केंद्र में आई तो उन्होंने एक बंधारणीय आयोग बनाया, ओबीसी आयोग बनाया और मूल रूप से उनको न्याय दिलाने का काम किया है। राहुल गांधी ने जो बोला है, पहले तो उनको देश का इतिहास भी देख लेना चाहिए कि ओबीसी समाज की, माने मोदी जी की समाज को कब गुजरात में ओबीसी समाज में लिया गया। नरेंद्र भाई का शासन आने के बाद सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका
साथ में लेके चलने की बात आदरणीय नरेंद्र भाई करते हैं, तब ये ओबीसी समाज का बड़ा प्रधान कह के उन पे ओबीसी समाज का अपमान करने का जो उनका प्रयास है, वो ओबीसी समाज आने वाले दिन में साकेगा नहीं। पीएम मोदी और उनकी जाति का नाम लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर नए विवाद को जन्म दे दिया है। ये मुद्दा गरमाएगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल रायगढ़ की जनसभा को संबोधित करने के बाद राहुल गांधी दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। अब वे 11 फरवरी को वापस लौटेंगे और यहां से फिर से उनकी यात्रा खरसिया विधानसभा क्षेत्र से कोरबा होते हुए सरगुजा पहुंचेगी। रायगढ़ से नरेश शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। राहुल गांधी ने रायगढ़ की सभा में दावा ये किया कि पीएम मोदी की जाति मोट घांची फिर से राहुल गांधी ने रायगढ़ की सभा में दावा ये किया कि पीएम मोदी की जाति मोट घांची जनरल कास्ट में आती है और इसे बीजेपी सरकार ने ओबीसी में शामिल किया। अब राहुल गांधी के इस दावे पर बवाल शुरू हो चुका है। नागपुर में जहां बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया तो उनका पुतला भी फूंका गया। वहीं मोदी सरनेम के विवाद में राहुल गांधी को मानहानि की सजा दिला चुके पूर्णेश मोदी एक बार फिर से सामने आए हैं। उन्होंने आज तक संवाददाता ब्रिजेश दोषी के साथ बातचीत में राहुल गांधी के आरोपों को सिरे से नकार दिया है और बताया है कि बीजेपी ने नहीं बल्कि कांग्रेस ने कई साल पहले 1994 में मोट घांची समुदाय को ओबीसी का दर्जा दिया था। कांग्रेस सांसद और नेता राहुल गांधी ने आज प्रधानमंत्री मोदी पर एक बड़ा आरोप लगाया और एक बड़ी बात की है कि जो उनकी कम्युनिटी है वो ओबीसी नहीं थी, वो ओबीसी में नहीं जन्मे और जब वो मुख्यमंत्री थे तब उनको ओबीसी में शामिल किया गया। इस पूरे मसले पर बात करने के लिए जो अखिल भारतीय मोड कम्युनिटी जो है, मोदी कम्युनिटी, उनके गुजरात इकाई के प्रमुख और गुजरात सरकार के पूर्व मंत्री रहे और हाल में बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। पूर्णेश भाई, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया कि ये जो कम्युनिटी है वो कम्युनिटी ओबीसी नहीं थी, मुख्यमंत्री बने गुजरात के नरेंद्र मोदी, उसके बाद इस कम्युनिटी को जो है ओबीसी में डाला गया, क्या हकीकत है? और जो गुजरात सरकार के जो ओबीसी ज्ञाति जो है, जितनी कास्ट है, उसमें कब समावेश किया गया इस कम्युनिटी का? अब हिंदुस्तान की जनता जान चुकी है कि जब जब लोकसभा के चुनाव आते हैं उनके 2-4 महीने पहले इस तरह का झूठ फैलाया जाता है, वोट बैंक की राजनीति की जाती है, तुष्टीकरण की राजनीति की जाती है। आज पूरा भारतवर्ष ने ये देखा है। इस टिप्पणी में मैं आज राहुल गांधी का जो वाक्य है मैं उसको विरोध करता हूँ, कड़ा विरोध करता हूँ, क्योंकि जब ओबीसी का मामला था तो यहाँ समाज ने मिलकर 1994 में 25 जुलाई 1994 में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं थे। वो 2000 की बात करते थे, उस समय भी मोदी साहब गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं थे और भाजपा शासन था, वो सही बात है। लेकिन ये जो हमारा पिछड़ी जाति में यानी के ओबीसी का जो हमारा ज्ञाति को, तेली ज्ञाति को, मोड़ गाची ज्ञाति को सम्मिलित किया गया है, वो जो है 25 जुलाई 1994 में गुजरात में कांग्रेस के शासन में मुख्यमंत्री छबिलदास मेहता के नेतृत्व में हुआ है और ये सही बात है। इसीलिए ऐसे गलत बयान से जनता जागे और इस तरह का गलत बयान को हम कड़ी निंदा करते हैं। मतलब उन्होंने जो आरोप लगाया वो सदंतर मतलब जो है टोटली रॉन्ग है और साथ ही जो ये ठहराव था गुजरात सरकार का, गुजरात सरकार पहले ही इस कम्युनिटी को ऐड कर चुकी थी ओबीसी में, ऐसा आपका दावा है। तो ये 1994 में जब कांग्रेस की सरकार थी तब हुआ है और 2000 में नहीं हुआ। बिल्कुल वही बात मैं बता रहा हूँ ना आपको कि हमारा तेली समाज को गुजरात में 1994 में गुजरात सरकार में छबिलदास मेहता मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हमारा समाज को ओबीसी में सम्मिलित किया गया है और इसका ठहराव, इसका परिपत्र है, इसका ऑर्डर है ये। तो ये हर बार चुनाव आते ही गलत बात बताना, लोगों में भ्रमणा फैलाना, गलत बयानबाजी करना, वोट बैंक की राजनीति करना, तुष्टीकरण की राजनीति करना, वो अपने आप में मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी साहब ने पूरे भारत के 140 करोड़ लोगों को एकजुट किए हैं, पूरे भारत को विश्व में गौरव दिलाया है। पूरे भारत में अब
राष्ट्र की नीति के आधार पर जो आने वाले 25 साल जो विकसित भारत के शिल्पी है, जो युवा है, जो महिला है, जो किसान है, जो गरीब है, उनको विकसित करने के लिए जो बात रखी है, इस बात को लेके ये बड़ी राहुल गांधी की बौखलाहट है और कुछ नहीं है। भड़काऊ भाषण के मामले में गिरफ्तार मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को कच्छ के भचाऊ कोर्ट में पेश किया गया। यहां पुलिस ने कोर्ट से मुफ्ती की रिमांड की मांग की है। कोर्ट ने मुफ्ती को 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। आपको यह भी बता दें कि मुफ्ती सलमान अजहरी को पहले जूनागढ़ में भड़काऊ भाषण देने के मामले में हिरासत में लिया गया था, लेकिन जूनागढ़ कोर्ट से उन्हें जमानत मिल गई थी। हालांकि कच्छ में भी भड़काऊ भाषण के मामले में उन्हें फिर से हिरासत में ले लिया गया था। आज रोज सामखियारी पुलिस द्वारा मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने भचाऊनी कोर्ट में शर्मा साहेबनी कोर्ट समक्ष रजू करवामां आवेला અને સામખિયારી પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા તેમના તપાસ કરનારશ્રીએ 14 દિવસની રિમાન્ડની માંગણી કરતા નામદાર શર્મા સાહેબની કોર્ટે મુફ્તી સલમાન અજહરી સાહેબની 3 દિવસની રિમાન્ડ ગ્રાન્ટ કરેલી છે, જેથી 100% રિમાન્ડની મંજૂરી આપેલ નથી અને જે સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડલાઇન્સ છે તે મુજબ તેમને પાલન કરવાનું રહેશે તેવું નામદાર શ્રી ભચાઉની કોર્ટે हुक्म करेल छे। गुजरात के अमरेली में गिर जंगलों में शेरों की जिंदगी खतरे में है। अमरेली के लिलिया से पीपावाव के पोर्ट के बीच बना रेल लाइन इनके लिए बड़ा खतरा साबित हो रहा है। जंगल के बीच बने इस रेल लाइन को पार करते हुए पिछले 6 महीने में 7 शेरों की हादसे में मौत हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल 2023 में शेर करीब 322 बार रेलवे लाइन के करीब पहुंचे। लोको पायलट्स को भी इस बारे में चेतावनी जारी की गई है। देश के स्वच्छ शहरों में अव्वल स्थान हासिल करने वाली सूरत में यहां की महानगर पालिका ने नई कवायद शुरू की है। सूरत महानगर पालिका ने सार्वजनिक जगहों और सड़कों पर पटाखे चलाने वालों पर जुर्माना लगाने का फैसला किया है। इसे लागू भी कर दिया गया है और इस सिलसिले में 2000 और 5000 की जुर्माने की रसीद सोशल मीडिया पर भी वायरल की गई है। वहीं सोशल मीडिया पर पटाखे चलाने के सवाल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए और आम जनता ने भी सूरत में कार्यप्रणाली को लेकर नाखुशी जाहिर की है। हमें मालूम पड़ा कि एक शादी का जश्न था, वहाँ पे लोगों ने रोड पर पटाखे फोड़े थे और कचरा किया था और उस पर दंड लगाया है 5000 रुपये का और एक जगह 2000 का जुर्माना लगाया। अच्छी बात है, लेकिन शहर के अंदर बहुत से उत्सव होते हैं, बहुत सी रैलियाँ होती है, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टियाँ खुद रैलियाँ करती है, उसमें भी पटाखे का जश्न मनाते हैं। तो सभी के कार्यवाही सभी पर होनी चाहिए। मात्र इस तरह के जश्न पर कि इस तरह पटाखे पर्टिकुलर शादियों में फोड़े हैं उन पे किया है तो वो ठीक नहीं है, लेकिन स्वच्छता रखना हम सबका कर्तव्य है और दंड वसूला जाना सबके लिए एक सरीखा होना चाहिए। स्वच्छता के नाम पे अगर महानगर पालिका ये जुर्माना लेना चालू किया है कि शादी ब्याह हो, कोई सामाजिक त्योहार हो, कोई भजन कीर्तन में कोई महाराज आ रहा है या कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कोई सरकारी तंत्र का कार्यक्रम हो, उसमें कोई गंदगी पड़ाका के नाम पे होती है तो सबके लिए सामान्य होना चाहिए, ना कि किसी योग के लिए। लेकिन कुछ महानगर पालिका के ऊपर भी दायित्व होती है कि जब कोई सामाजिक कार्यक्रम होता है जो समाज के उत्थान के लिए होता है या किसी अन्य वर्ग के उत्थान के लिए होता है तो उसमें भी महानगर पालिका को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो छूट देना पड़ेगा, क्योंकि त्योहारें बहुत कम आती हैं, शादी ब्याह बहुत कम होते हैं, कथा भागवत बहुत कम होती है। तो इसको स्वच्छता के नाम पे नहीं देखना चाहिए। हाँ, जो लोग रोज गंदगी सोसाइटी में कचरा फेंक रहे हैं, घर के आजू बाजू पानी बेफालतू को बहा रहे हैं, उसमें से गंदगी होती है, बीमारी होती है, उसके लिए महानगर पालिका को 100% दंड लेना ही चाहिए और ऐसा लेने पर ही लोग समझेंगे। और अब बात एक ऐसे अस्पताल की जिसकी नई और अनोखी पहल से नवजात बच्चों की जान आफत में नहीं बल्कि अहमदाबाद में एक ऐसा अस्पताल शुरू किया गया है, एक ऐसी व्यवस्था शुरू की गई है जिसमें नवजात की जान तो बचेगी ही, नई जिंदगी भी उस बच्चे को मिलेगी। ऐसे बच्चों को जिनके माता पिता उनका त्याग कर देते हैं, ऐसे बच्चों की देखभाल करने के लिए और ऐसे बच्चों को बचाने के लिए अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल के अंदर एक विशेष झूला जो है वो रखा गया है, ताकि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चे का त्याग करना चाहते हैं वो कहीं रोड पे, कहीं सुनसान जगह पे बच्चे को न रखकर सिविल हॉस्पिटल के इस झूले तक पहुंचाएं, ताकि बच्चों की ज़िंदगी बचाई जा सके और आने वाले दिन में बच्चों का केयर किया जा सके। अभी अस्पताल उन नवजातों के लिए वरदान साबित होगा जिनको
अनजान जगहों पर लावारिस हालत में छोड़ दिया जाता था। अस्पताल की इस पहल से अब बच्चों की न सिर्फ जान बचाई जा सकेगी, बल्कि उन्हें एक नई जिंदगी मिलेगी। अगर आप अपने बच्चे को हमेशा के लिए त्यज देना चाहते हो, हमेशा के लिए दे देना चाहते हो, तो मेहरबानी करके हमें दे दीजिए, हम उसका ख्याल रखेंगे। नहीं कि आप कहीं और जगह है या कचरे के डिब्बे में उसका बर्थ हुआ है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको एक अच्छी जिंदगी दे पाए। अस्पताल की इस पालने में अगर कोई बच्चा रख जाता है तो उसकी पहचान भी उजागर नहीं की जाएगी, बल्कि यहाँ से सबसे पहले बच्चे का उपचार किया जाएगा और बच्चे को एक नई जिंदगी देने की जिम्मेदारी सरकार की हो जाएगी। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।